Yes, dear students, I believe you will be fine and enjoying good health. Assignment number 2 fall 2020 और ये 21 है, 2020 से 21 तक इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट FIN 630 असाइनमेंट के सोल्यूशन और रिसर्च मटेरियल के साथ मैं आपकी खिदमत में आता हूँ. सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वन इज़ अ वेरी इजी असाइनमेंट. बॉन्ड वैल्यूएशंस के वाले से है और ये आपके इसमें अच्छे मार्क्स आ सकते हैं. तो उन्होंने स्पेशली कॉपी पेस्ट से कहा है कि बिफोर अटेम्प्टिंग योर स्टार्टिंग योर अटेम्प्ट यू आर आल्सो एडवाइज टू रीड द सोल्यूशन गाइडलाइंस एंड ऑल अदर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ द असाइनमेंट्स. लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इसमें क्या हैं जी? आफ्टर अटेम्प्टिंग दिस असाइनमेंट द स्टूडेंट वुड बी एबल टू कैलकुलेट द वैल्यू और प्राइस ऑफ द बॉन्ड. ठीक है, इसमें इस असाइनमेंट का जो पर्पज़ है स्टूडेंट्स वो ये है कि आपको वैल्यू ऑफ द बॉन्ड को एवेलुएट करना है. एवेलुएट द इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, इंटरेस्ट रेट और द प्राइस ऑफ द, यानी अगर डिक्रीज करें तो उसके क्या इफेक्ट्स होंगे. क्वेश्चंस क्या हैं जी? क्वेश्चंस को हम ताकि हमें असाइनमेंट को सॉल्व करने में हमें आसानी हो सके. बॉन्ड इज़ द मीडियम, क्या है, एक ज़रिया है फिक्स इनकम विच इज़ यूज बाय मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री, जिसको बहुत सारी इंडस्ट्री यूज़ करती हैं इन ऑर्डर टू रेज देयर कैपिटल, यानी अपने कैपिटल को बढ़ाने के लिए, अपने फंड को रेज करने के लिए बहुत सारी कॉरपोरेशन जो हैं क्या करती हैं, बॉन्ड इशू करती हैं. बॉन्ड एक डॉक्यूमेंट होता है, इशू करके जो है उससे फंड रेजिंग की जाती है. द प्राइस ऑफ द बॉन्ड वेरीज ड्यू टू द सेवरल फैक्टर्स. ठीक है, अब उसकी जो बॉन्ड की जो प्राइस है वो वेरीज करती है ड्यू टू द सेवरल फैक्टर, बहुत सारे उसमें फैक्टर हैं. और जब हम बॉन्ड की जो है वो क्लासिफिकेशंस पढ़ते हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड होते हैं. परपेचुअल्स बॉन्ड होते हैं, ज़ीरो कूपन बॉन्ड होते हैं, फिनट बॉन्ड होते हैं. सो ये उसकी वेरीज करते हैं और इसी वजह से उसकी प्राइस भी वेरी करती है. लोहे इंडस्ट्री इशू 2 बॉन्ड, ये एक इंडस्ट्री है लोहे जिसने 2 बॉन्ड इशू किए हैं एट 2 डिफरेंट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न्स, जिसमें उनकी ख्वाहिश है कि हमें इतना इंटरेस्ट रेट या इतना रिक्वायर्ड रेट चाहिए. अगर हो तो फिर इसकी क्या है, फॉलोइंग आर द डिटेल ऑफ दीज 2 बॉन्ड्स. अब जो बॉन्ड ए है उसकी फेस वैल्यू 1000 है और उसका कूपन रेट 8% वो दे रहे हैं एट द मैच्योरिटी ऑफ 5 ईयर्स. 5 ईयर्स के लिए वो इशू कर रही है. कूपन पेमेंट आर मेड एनुअली, और ये एनुअली है. ठीक है, जो कूपन पेमेंट देंगे वो एनुअली देंगे, यानी हर साल वो जो है वो इस पे 80 रुपये एनुअली देंगे. एंड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न्स ऑन दिस बॉन्ड इज़ 10% एनुअली, और जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न्स हैं वो 10% दे रहे हैं, मार्केट इंटरेस्ट रेट जिसे कह सकते हैं. और इसी तरह बी की जो है बॉन्ड बी हैज़ फेस वैल्यू ऑफ ₹100,000 विद कूपन रेट ऑफ 8% एंड मेच्योरिटी, यानी 5 सालों के लिए वो इशू कर रहे हैं और उसको उस पर कूपन पेमेंट एनुअली दे रहे हैं 8% के हिसाब से. और जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है इस बॉन्ड के लिए 7% एनुअली दे रहे हैं. अब रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? कैलकुलेट द प्राइस और वैल्यू ऑफ बॉन्ड ए, ये भी 4 मार्क्स का है. दूसरी तरह हमने बी की भी प्रेजेंट वैल्यू को या प्राइस को कैलकुलेट करना है तो उसके भी 4 मार्क्स हैं. और तीसरा नंबर व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न्स ऑन द प्राइस या वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, ये करना है. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड कंप्लीट कैलकुलेशन एंड वर्किंग विद ईच एंड एवरी स्टेप. ठीक है, उसमें उन्होंने कहा कि ईच एंड एवरी स्टेप को फॉलो करना है. सोल्यूशन गाइडलाइन स्पेशल इंस्ट्रक्शंस, ये कुछ आपने पढ़नी है. कॉपी और रिप्रोडक्शन ऑफ मटेरियल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. You may consult multiple success for knowledge and understanding, but the assignment should be composed in your own words. ठीक है, आपने कॉपी पेस्ट नहीं करनी आपके असाइनमेंट्स में, चूँकि जैसे जैसे ब्लॉग्स के ज़रिए से बहुत सारे स्टूडेंट्स अपलोड कर देते हैं या पेस्ट कर देते हैं, जिससे स्टूडेंट्स कॉपी पेस्ट करके अपने लिए जो है वो 0 मार्क्स अर्न करते हैं. तो इसकी बजाय ये है कि इसको एज ए रिसर्च मटेरियल यूज़ करें. मस्ट बी to the point and according to the requirements. Pay your genuine efforts in order to understand the concept thoroughly. ठीक है, उसको मुकम्मल तौर पे आप समझ कर सके. प्रोवाइड कंप्लीट. ठीक है, 24 आवर ग्रेस पीरियड है. एक्स्ट्रा ग्रेस पीरियड आफ्टर द ड्यू डेट इज यूजुअली अवेलेबल टू ओवरकम अपलोडिंग डिफिकल्टी.
एनी सबमिशन वाया ईमेल बकाया वही है कि प्लेजरिज्म इज फाउंड मोर देन 20% बिकॉज यूनिवर्सिटी इज जीरो टॉलरेंस। तो आपने इसको एज ए रिसर्च मटेरियल यूज़ करना है और सेकंड नंबर पे इसकी कैलकुलेशंस को आपने खुद से जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो एक दफ़ा रिकैलकुलेट सारी अमाउंट्स को करनी है, ताकि चूँकि कोई कभी रह जाए तो आपने इसको करेक्ट कर लेना है। तो ये फेस वैल्यू इसकी 1000 है, कूपन रेट 8% है, मैच्योरिटी 5 है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10% है। ये फार्मूला है आई हैव सिलेक्टेड फ्रॉम योर हैंडआउट्स, मैंने आप ही के FIN 630 के हैंडआउट से लिया है। चूँकि ये फिनिट टाइम पीरियड के लिए है तो इसकी 5 ईयर्स के लिए है, तो हमने क्या किया है इसका C1, C2, C3, C4 और यहाँ C5 था। इसी तरह 1+R क्या है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है 1+R2, 3, 4, 5 और ऑनवर्ड है। अब ये 1.80 कैसे आया है, 80 को मैं आपको बता देता हूँ ताकि जो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे हैं या उनके जहनों में अबहाम है तो उनके अबहाम को मैं क्लियर कर देता हूँ। स्टूडेंट्स 1000 आपकी चूँकि फेस वैल्यू है, इस पे आपने एनुअली देना ही देना है। यानी अगर हम 0.08 करें 1000 मल्टीप्लाई 0.08, ये 80 रुपीज़ हर साल आपने बॉन्ड होल्डर्स को देने ही देने हैं। अब हमने इसकी प्रेजेंट वैल्यू देखनी है, यानी एक बॉन्ड होल्डर के पॉइंट ऑफ से देखनी है कि इस बॉन्ड होल्डर ने क्या देखने कि 5 सालों के बाद जो मैं इन्वेस्टमेंट 1000 रुपया कर रहा हूँ तो उसकी मौजूदा वैल्यू क्या होगी। यानी आज तो 1000 है, जब यानी 5 सालों के बाद वो मुझे मिलेगा तो उस 1000 की क्या वैल्यू आज होगी। इन चीज़ों को वैल्यूएट करना है और उसकी बुनियाद पर हमने फैसला करना है। इधर हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10% जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट या मार्केट रेट है उसको हमने डेसिमल पॉइंट में लिखना है। इसी तरह डेसिमल पॉइंट में 4, 5 और फेस वैल्यू लिख लेनी है। आज उसके बाद हमने इनको स्टेप को फॉलो करना है। इन सारे स्टेप्स को फॉलो करके रिकैलकुलेट करके आपने ये सारी वर्किंग करनी है। अब यहाँ पे देखें कोई स्टूडेंट कंफ्यूज हो तो मैं दोबारा से कर देता हूँ। अब देखें 1.1 रेज पावर 1.10 आ गई, फिर 1.1 रेज पावर 2 जब हम करेंगे तो 1.21 आ गई। इसी तरह हम जब 1.1 रेज पावर 3 करेंगे तो 1. ये इस तरह करके ऑनवर्ड सारी आ रही हैं। इसको बाद में हमने सपोज करें कि 80 को डिवाइड करना है 1.10 पे तो हमारी वैल्यू ये निकल आ रही है। इस तरह इन सब को करने के बाद तो हमारी प्रेजेंट वैल्यू इसकी क्या निकली है, यानी 5 साल बाद ये बेशक कितनी मिलेगा। अगर हम 80 को मल्टीप्लाई 5 से करें और 1400 रुपया हमें 5 सालों के बाद मिलेगा, लेकिन 1400 की आज वैल्यू क्या होगी, वो 924.19 रुपये होगी। तो सेम फिनोमिना अगर हम नीचे जाएं, बॉन्ड बी को इशू कर रहे हैं, उसका कूपन रेट भी सेम है, मैच्योरिटी भी सेम है, लेकिन उसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 7 है। ऊपर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10 था, तो उसकी बुनियाद पर उसकी जो वैल्यू का यूं ही हम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को डिक्रीज करेंगे, डेफिनेटली उसकी फेस वैल्यू इंक्रीज होगी। मार्केट इंटरेस्ट रेट जैसे कहते हैं या इन्फ्लेशन रेट कह लें, यूं ही डिक्रीज करेंगे तो उसकी फेस वैल्यू डेफिनेटली, और ये गुड थिंग फॉर द बॉन्ड होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। लेकिन इसमें जो है वो जो इशूअर्स हैं उसके लिए समझ लें कि उसके लिए मसला है। ये सारे स्टेप्स को फॉलो करना है, ऊपर से कॉपी पेस्ट करके इसमें वैल्यूज़ चेंज कर दें। चूँकि यहाँ 7% है तो 7% को आपने सब पे करना है। अब जो आखिरी क्वेश्चन है उसमें मैं आपको हिंट दिए देता हूँ, आप अपने वर्ड में लिख लें, क्योंकि वैसे भी करेंगे
What will be the effect of decrease in the required rate of returns on the price or value of the bonds? जैसे कि हमने देखा कि जो ही 10% से 7% पे आया तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू या फेस वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू इंक्रीज हुई, मजीद करेंगे तो दिस वन इज़ द गुड फॉर द बॉन्ड होल्डर्स। इशूअर और बॉन्ड होल्डर में क्या फ़र्क होता है, जिस तरह इस कंपनी ने इशू किए हैं तो ये इशूअर है। अगर मैं परचेज करूँगा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं एक बॉन्ड होल्डर होऊंगा। अगर अब मैं बॉन्ड होल्डर की हैसियत से देखूँ, अगर मुझे सेलेक्ट करना पड़े तो मैं इस बॉन्ड को, दिस वन इज़ द गुड बॉन्ड फॉर मी, क्योंकि मुझे 5 सालों के बाद मुझे एक अच्छी इनकम मिल जानी है फिर भी, यानी जो 1000 रुपये मैंने लगाया होगा 1041 रुपये मिलेंगे 5 सालों के बाद, उसकी ये वैल्यू होगी। अगर दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो दिस वन इज़ द सेकंड बॉन्ड इज़ द गुड बॉन्ड। अब यहाँ पे उन्होंने जो पूछा है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न्स ऑन द प्राइस, डेफिनेटली अगर ये 5 करेंगे तो उसकी जो प्राइस है या वैल्यू है मज़ीद इंक्रीज़ हो जाएगी, जो कि इन्वेस्टर के लिए बेहतरीन और ज़बरदस्त डिसीज़न होगा। सो आई होप कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आपने जो थर्ड क्वेश्चन है इसको अपने वर्ड्स में लिखना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना, ताकि आपके लिए बेहतरी हो। तो आपने लास्ट पर रिक्वेस्ट है कि आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक्स।